पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है और बापू का नाम पूरी दुनिया में, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अहिंसा के नाम से जाना जाता है, प्रेम के नाम से जाना जाता है, भाईचारे के नाम से जाना जाता है। और आज के दिन हम लोगों को क्या खबरें सुनने को मिल रही हैं कि देवरिया के अंदर 6 लोगों की नृशंस हत्या हो गई। एक परिवार के 5 लोगों की और दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति की। इसके पहले क्या घटना सुनने को मिली? बस्ती के अंदर पत्नी का गैंगरेप पति के सामने किया गया। पति पत्नी दोनों ने जहर खा के जान दे दिया। उसके पहले क्या घटना सुनने को मिली? हमारे गृह जनपद सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की नृशंस हत्या कर दी गई, ड्रिल करके उसको मारा गया। बरेली के अंदर भाई बहन के ऊपर एसिड अटैक हो गया। अभी आ रहा था तो पता चला एक पुजारी की हत्या हो गई इलाहाबाद में, प्रयागराज के अंदर। ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सबसे बड़ा दावा कानून व्यवस्था को ठीक करने को लेकर है और इस प्रकार की प्रतिदिन हो रही घटनाएं कहीं ना कहीं यह बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, खराब हो चुकी है, बदहाल हो चुकी है। और मुख्यमंत्री जी ने अभी समीक्षा बैठक भी की थी। अब समीक्षा बैठक के अलावा कार्रवाई करने की जरूरत है। और यहां तो वैसे भी डबल इंजन की सरकार है। देश में मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार। अब ये डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद इस तरह से डेली हर दिन अखबार के पन्ने अगर अपराधों से भरे हुए हैं तो ये पूरे प्रदेश की चिंता का विषय है। और मुख्यमंत्री जी को जिन जिलों में अपराध नहीं रुक रहा है वहां के अधिकारियों के खिलाफ, वहां के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई जो दिखे सामने। से ज्यादा लोग देश की राजधानी दिल्ली में इकट्ठा हुए। दुर्भाग्य से मीडिया में उसकी उतनी चर्चा नहीं हुई, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक कार्यक्रम था रामलीला के मैदान में। और देश के करोड़ों कर्मचारियों की यह मांग है कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए। और यह मांग कोई नाजायज नहीं है। जो एनपीएस है, नई पेंशन की जो स्कीम है, उसमें आप कर्मचारियों का पैसा शेयर बाजार के जुए में लगा रहे हैं। शेयर बढ़ा तो पेंशन बढ़ी, शेयर घटा तो पेंशन घटी। उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसलिए हर वर्ग, चाहे वो कोई भी विभाग हो, सरकारी कर्मचारी हो, वो सब ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे हैं। दिल्ली की विधानसभा में केजरीवाल जी ने उसको पास किया। पंजाब के अंदर कैबिनेट ने मंजूरी दी ओल्ड पेंशन स्कीम को। और अरविंद केजरीवाल जी की प्रतिबद्धता है और उन्होंने मजबूती से इस पूरे आंदोलन का समर्थन किया है और कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी इसे लेकर जो भी अभियान और आंदोलन चलाया जाएगा, देश में जो अभियान आंदोलन चलाया जाएगा, उसमें हमारी पार्टी कर्मचारियों के साथ है, उनके मुद्दे के साथ है। मैं कल खुद गया था रामलीला के मैदान और मैंने कर्मचारियों से कहा कि आपने मोदी सरकार की नाक में नकेल डालने का काम किया है और उनसे जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करवाने की डिमांड है वो पूरा कराने के लिए हम लोग आपके साथ हैं। आपका हर तरह से समर्थन करेंगे। दूसरा विषय जो इंडिया गठबंधन को लेके
तैयारियों का है। पिछले दिनों हम लोगों ने लखनऊ के अंदर एक बड़ा जिला सम्मेलन किया था और इसी प्रकार का जिला सम्मेलन अब पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग शुरू करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले। और मोदी सरकार की जो सच्चाई है उसको प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे, गांव गांव में जाकर लोगों को बताएंगे। और वो सच्चाई क्या है? 2 करोड़ नौकरियों का वादा नौजवानों से किया। 18 करोड़ नौकरियां 9 साल में मिलनी थी, वादा झूठा निकला। महंगाई कम करने का वादा देश की जनता से किया, वादा झूठा निकला। फसल का दाम दोगुना करने का वादा किसानों से किया, वादा झूठा निकला। पक्का मकान देने का वादा झुग्गी में रहने वाले लोगों से किया, 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान सबको दे देंगे, वादा झूठा निकला। काला धन लाने और 15 लाख हर खाते में पहुंचाने का वादा इस देश की जनता से किया, वादा झूठा निकला। तो मोदी जी की सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। मोदी की सरकार इंडिया के लिए नहीं, अडानी के लिए काम कर रही है। ये सच देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बताने का काम हम लोग करेंगे। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, सड़क अडानी की, रेल अडानी का, सेल अडानी का, खेल अडानी का, तेल अडानी का, सब कुछ अडानी को दे दिया। सीमेंट अडानी का, स्टील अडानी का, सब कुछ अडानी को दे दिया। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया। तो इस देश के नौजवानों को मोदी जी से यह पूछना पड़ेगा, इस देश के किसानों को मोदी जी से यह पूछना पड़ेगा, इस देश के आम आदमी को मोदी जी से यह पूछना पड़ेगा कि आपको वोट तो हमने दिया, आप इंडिया के प्रधानमंत्री हो या अडानी के प्रधानमंत्री हो? आप एक आदमी के लिए काम कर रहे हैं। 9 साल के अंदर 13 लाख करोड़ रुपए की इस देश के अंदर जो पूंजीपतियों का बकाया था, 13 लाख करोड़ रुपए उनका माफ किया गया। 6 लाख करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड हुआ। मेहुल चौकसी से लेकर तमाम नरेंद्र मोदी जी के करीबी, चाहे ललित मोदी हो, चाहे नितिन संदेशरा हो, चाहे विजय माल्या हो, वो सब आज विदेशों में बैठ के भारत की व्यवस्था को चिढ़ा रहे हैं। ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं के लिए मोदी जी की सरकार ने आरक्षण लागू किया है 10%, और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के हिसाब से पिछड़ों के लिए, वंचित समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो अब कहां बचा? पहले तो सवर्ण बिरादरी के लोग ये कहते थे कि भाई ये आरक्षण वाले हैं, हम गैर आरक्षण वाले हैं। अब तो उन्होंने आपको भी आरक्षण दे दिया, कह दिया कि हां भाई आर्थिक आधार पे जो सवर्ण पिछड़े हैं उनको भी हम आरक्षण देंगे। तो फिर न्याय की बात अगर आप कर रहे हैं तो न्याय के लिए जरूरी यह है कि जाति जनगणना हो, पता चले किसकी कितनी संख्या है, पिछड़ों की कितनी है, अनुसूचित जाति की कितनी है, अनुसूचित जनजाति की कितनी है, अपर कास्ट की कितनी है, सवर्णों की कितनी है। ये जानकारी ले लेने में बुराई क्या है? अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो आप पिछड़े और ओबीसी और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो स्कीम चला रहे हैं सरकार की ओर से, उसमें न्याय कैसे हो पाएगा? अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो सरकार नीतियां चला रही है उस पर न्याय कैसे हो पाएगा? और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि खाली गैर भाजपा सरकारें चला रही हैं, भाजपा सरकारें भी चला रही हैं अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए। तो उस स्कीम में न्याय कैसे हो पाएगा? इनकी बौखलाहट है। और मध्य प्रदेश में हालत तो ये हो गई है कि एक तरफ लोग, मैंने देखा है, प्रत्याशी जो होता है वो चुनाव में टिकट पाने के लिए पूजा पाठ करता है। मध्य प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं वो पूजा पाठ इन दिनों कर रहे हैं कि हमको टिकट ना दिया जाए, टिकट ना दिया जाए। इसका मतलब बीजेपी चुनाव लड़ने से पहले ही चुनाव हार चुकी है वहां पे।
नेता मैदान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। बड़े नेताओं को जिनके टिकट दिया जा रहा है वो बेचारे रो रहे हैं, खुशी नहीं आ है उनके चेहरे पे। वो कह रहे हैं हमें कहां फंसा दिया है हारने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं विदाई समारोह की शुरुआत है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव से इसकी शुरुआत हो जाएगी और 24 में मोदी जी की, बीजेपी की सरकार की विदाई होगी। उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात कर रहे हैं, हम लोगों ने तो बार इस बात को कहा है कि उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल राज्य अलग, अवध का राज्य अलग, बुंदेलखंड का अलग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अलग, रुहेलखंड का अलग, इसको छोटे राज्य बनाया जाए। इसके समर्थन में तो हम तो पहले से थे। उत्तर भारत में बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो और बाकी क्षेत्रों में भी जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा है। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस जाति की कितनी संख्या है, तो सरकार की तमाम स्कीमें जो लागू होती हैं, आरक्षण की जो व्यवस्था लागू होती है, उसमें सभी जातियों के साथ न्याय करना संभव नहीं है अगर आपके पास जाति जनगणना का आंकड़ा नहीं हो। गांधी जी की और शास्त्री जी की जयंती पर हम लोग इसका संकल्प दोहरा रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि ये सरकार जो जन विरोधी है, इस देश के लोगों के खिलाफ काम कर रही है, उसको 2024 के चुनाव में हटाने का काम करेगी। मुझे इतनी बात कहनी थी। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप निर्देश देने से काम नहीं चलेगा। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी संभल में हम लोगों ने पढ़ा कि एक महिला दरोगा के साथ पुलिस वालों ने ही छेड़खानी कर दी। ये हो रहा। तो ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और देवरिया में मारे गए लोगों के परिवार को कैसे राहत दी जा सकती है, कैसे न्याय दिया जा सकता है, इसके लिए मुख्यमंत्री को कदम उठाना चाहिए।